अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसरिंग एंड द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसरिंग के हवाले से बात करेंगे। व्हाट इज़ द सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ बॉडी टू एग्जीक्यूट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस क्वेश्चन के लिए बेटा देखिए, हमारे पास जो पहला टॉपिक है इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला, ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ से लेके स्टार्ट करें इसको। यह है सिंपल हार्मोनिक मोशन टॉपिक। इसका जो आंसर है वो यहाँ से शुरू होगा और कंटिन्यू करेगा ये इसके अंदर ये एग्जांपल्स भी आ जाएंगी इसकी यहाँ तक। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में वो क्या कहते हैं, think of the several example of the motion everyday life that are the simple harmonic motion। कहते हैं हमारी डेली लाइफ में सोचें कोई ऐसी मिसालें जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड हो रही हों। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल है बेटा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड हैं। इसमें आप बॉल एंड बॉल की एग्जांपल दे सकते हैं बेटा, मैथ स्प्रिंग सिस्टम की एग्जांपल दे सकते हैं, फिर गिटार की एग्जांपल दे सकते हैं, स्विंग जो होती है पीइंग जिसे कहते हैं उसकी एग्जांपल दे सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल हैं जो बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन में ही आती हैं। इससे अगला सवाल है हमारे पास, व्हाट आर द डैम्प ऑसिलेशन, हाउ डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। इसके लिए हम निशान लगाते हैं। यहाँ पे टॉपिक है जी डैम्प ऑसिलेशन और उस कंप्लीट टॉपिक को आपने लर्न करना है। ये देखिए बेटा, ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसकी जो डेफिनेशन है वो आगे है, ये है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन के बाद इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, वजाहत, वो यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पे आके हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये साथ में डायग्राम भी आपने इसकी ज़रूर बनानी है। नेक्स्ट चलते हैं जब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आता है बेटा हमारे पास, हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म वेव, एलैबोरेट द डिफरेंस between the mechanical and the electromagnetic wave, give the example of each। ये टॉपिक बेटा यहाँ से स्टार्ट होता है वेव मोशन से। इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन इसकी यहाँ पे है, इससे अगले पेज पे, और डेफिनेशन के बाद हमारी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होती है। अगर उसमें एग्जांपल लेनी है तो ये दो एक्टिविटीज़ हैं, एक में वाटर की एग्जांपल दी है और एक में स्ट्रिंग की एग्जांपल दी है। उससे नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंस की बात हो रही है वो ये दो टाइप्स हैं। इसमें इनकी डेफिनेशन और इसके अंदर ही इसकी एग्जांपल हैं, जैसे ये वाटर वेव है, साउंड वेव है, ये इसकी एग्जांपल आ जाती हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। एक्स वेव्स, टेलीविज़न, रेडियो वेव्स, लाइट वेव्स, ये सारी इसकी एग्जांपल हैं। तो ये आपने कंप्लीट टॉपिक करना है। ये ज़्यादातर बेसिकली हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन ही है। अगला सवाल हमारे पास है 10.5, जिसमें लिखा है जी डिस्टिंग्विश बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफ़र वेव्स। अभी मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफ़र वेव्स बताया और उसके साथ साथ उसकी एग्जांपल को भी हाईलाइट कर दिया है, तो वही इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं जी 10.6 में, ड्रा अ ट्रांसफ़र वेव्स विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ द 2 सेंटीमीटर वेव लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर लेबल। हमने ये डायग्राम बनानी है। 10.5 में जो एग्जांपल वगैरह मैंने बताई है उसको मैं एक दफ़ा फिर से बता दूं बेटा आपको। यहाँ देखें 10.5 का आंसर है, ये एक डेफिनेशन है बेटा,
एक डेफिनेशन ये है, ठीक है। इसी डेफिनेशन के नीचे इसकी ये मैंने हाईलाइट की हुई है इनकी एग्जांपल भी, ठीक है। तो ये आपने इस दोनों को दरमियान में लाइन लगा के एक तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और दूसरी तरफ मैकेनिकल वेव्स, ठीक है, इनको लिखते ना यहाँ पे, और यही इसका डिफरेंस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्या कहता है जी, वो कह रहा है बेटा एक वेव डिज़ाइन करें। जैसे कि सपोज मेरे पास ये एक वेव है, इसकी यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी होनी चाहिए, वो कहता है 4 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, वो कहता है 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को दोबारा देख लें, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। लेट्स सी किस तरह से करेंगे हम ये काम। हम सिंपल एक लाइन लगाएंगे जो कि होगी 4 सेंटीमीटर, फिर इन दो पॉइंट्स को रखते हुए कंपास से आर्क लगाएंगे और इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है बेटा। इसका मिड पॉइंट निकालने के बाद हम इन दोनों का फिर से मिड पॉइंट निकालेंगे और वहाँ पे कंपास को रखेंगे। कंपास आपके पास होगी, कंपास को आप होल्ड करेंगे, एक तरफ उसके निडल होगी जबकि दूसरी तरफ उसके पेंसिल होगी। आप इसको क्या करेंगे, कंपास को यहाँ पे रखें और एक आर्क लगाएं। इस आर्क की जो हाइट होनी चाहिए, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर, और यही आपने यहाँ पे भी लगानी है। तो ये आपके पास बन जाएगी एक वेव जिसकी लेंथ कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 10.7 में देखें जी, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ। ये बिल्कुल हमारे पास इससे पीछे ही टॉपिक है, रिपल टैंक से पहले हमने ये पढ़ा हुआ है। ये क्वेश्चन है जी, रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, और ये टॉपिक हमारा यहाँ पे आके क्लोज हो जाता है। वेरी नेक्स्ट 10.8 में देखिए, वेव आर द मीन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट से हमने साबित करना है कि वेव जो है वो सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, इसमें मैटर जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता। यही टॉपिक है बेटा, कंप्लीट टॉपिक आता है ये। इसके बिल्कुल नीचे यही फर्स्ट लाइन लिखी हुई है कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसके ज़रिए हम बता सकते हैं कि एनर्जी ट्रांसफ़र की जाती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और इसमें उसका मैटर जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता। इसकी जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है वो ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 10.3। आप इसको कर लें क्योंकि इसके लास्ट पे उसने रिज़ल्ट भी कुछ ऐसा ही दिया हुआ है। ये देखें, ये लास्ट पे इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या कहता है कि वाटर वेव लाइक अ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मैटर, यानी कि ये मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करता। तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आपने इस डेफिनेशन को यहाँ से स्टार्ट करना है, इसको टॉपिक को, और यहाँ पे जो है वो बिल्कुल नीचे आके इधर क्लोज़ कर देना है इस एक्टिविटी को। यही उसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा 10.9 में वो क्या कहता है, कहते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ द वेव्स रेफ्रेंस द ट्रिपल टैंक, यानी कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, ये कंप्लीट डिफाइन करें। तो बेटा हमारा लास्ट का जो टॉपिक था ट्रिपल टैंक, इसके अंदर ये तीनों चीज़ें हैं, और ये पूरा टॉपिक लिखना है आपने लॉन्ग क्वेश्चन में, क्योंकि ये है जी ट्रिपल टैंक। यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ से स्टार्ट होने के बाद आप देखेंगे ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और इसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे इसमें ये आ गया रिफ्लेक्शन, यहाँ पे नेक्स्ट आ गया जी ये डिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन
और रिफ्रैक्शन, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे हमने पढ़ ली हैं। ये आ गया रिफ्लेक्शन बेटा। ये जो डीप टू शैलो है ये डिफ्रैक्शन की एग्जांपल है, ठीक है। ये टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है डिफ्रैक्शन वाला। और ये उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है डिफ्रैक्शन की, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट वन, और रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्शन है ये डेफिनेशन है रिफ्रैक्शन की, और जो डिफ्रैक्शन है उसकी डेफिनेशन ये है। तो ये तीनों टॉपिक आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, तीनों डेफिनेशन। नेक्स्ट चलते हैं। डज इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव आल्सो इंक्रीज द वेव लेंथ, इफ नॉट हाउ दीज क्वांटिटीज रिलेटेड टू ईच अदर। इसके लिए वेरी सिंपल, हमारे पास जो अभी हमने फार्मूला पढ़ा था v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ से अगर मैं रिलेशन बनाऊँ तो v एफ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन बना वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इन्वर्स है। अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी। तो बेटा इस इक्वेशन के ज़रिए ही आप फार्मूला बना के इसी को ही अपने वर्डिंग में नीचे लिख दें आप कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज देन द वेवलेंथ विल बी डिक्रीज बिकॉज दे आर द इन्वर्सली रिलेशन बिटवीन देम, एंड इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीज देन द वेवलेंथ इज इंक्रीज। उसका कॉरस्पॉन्डिंग ये बयान कर दें, तो यही आपका इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये आपके 10 के 10 शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हमारे पास जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।